पे कितना हल्ला किया था तुम सब। अब अपने से ईमानदारी से पूछ के देखो, जब साइंस कंप्लीट किए हैं तो आप लोग का नंबर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? हाँ, लेकिन कितना हल्ला किया था तुमने। हाँ? हम उसको सेट करते हैं। सब लोग रेडी हैं? चलिए, टॉनिक बैच आप लोग का 9, 10, 11 हो सके तो 12 भी हो जाएगा। ठीक है, 11 को अगर टेस्ट है तो अगर उसको हम लोग एक दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं, वो हम आपको कल शेड्यूल उसका सेट करके बता देंगे। और 11 को अगर आपका टेस्ट है तो इवनिंग शिफ्ट में क्लास भी हो सकता है। आपका 12 बजे टेस्ट खत्म हो जाएगा, 2 बजे तक आप आ जाइएगा। नहीं आ जाएंगे? आराम से हो जाएंगे, 3 बजे से हो जाएगा, तो क्लास तो हो ही सकता है। नहीं समझ आ गया? और तुम खाली इनर पॉइंट क्यों चलाया? आप बाल कटवैले कटोरा था के देखो ना। तुम लोग एकदम बढ़िया से स्वेटर वेटर पहन के आया करो। चलिए हम लोग देखते हैं। तो टॉनिक बैच और टेस्ट जो आप लोग को 11 तारीख को टेस्ट देना है, उसको आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। टेस्ट वाले बैच का आपका कोई चार्ज नहीं है, और वहां पे क्या करना है, टेस्ट वाले बैच का कोई चार्ज नहीं है। और क्या क्या वहां लग रहा है? फोटो, आधार कार्ड, बस। तो फटाफट जमा कर दीजिएगा ऑफिस में, ताकि एडमिट कार्ड आ जाए। एडमिट कार्ड मिले, टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड मिल जाए, इसलिए फोटो आधार कार्ड जमा कर। सीधे एडमिट कार्ड ही दे देते हैं ना वो। कुछ जरूरी चीज के लिए मान के चलिए आप उड़ंडई करेंगे तो थूरने के लिए। हाँ, तो अब आप लोग दूसरा क्या है कि जो टॉनिक बैच है उसका जो चार्ज है आप उसको देके रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेंगे लोग यहाँ पर। हाँ, टॉनिक वाले का, क्योंकि अगर ऐसे, हाँ सबको A to Z, ऑनलाइन ऑफलाइन, नया बैच पुराना बैच, क्योंकि भीड़ के अलावे मतलब मनमौजी कर देता है। एक चीजें देखते हैं, मिनिमम फी रहता है, बहुत कम है। कितना है टॉनिक बैच का? 99। हाँ, अब 99 इससे कम क्या ही करेगा आदमी, इसलिए करते हैं लोग ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे आ जाते हैं सब ना, फ्री कर देंगे तो ऐसे चलो हो। हाँ, उसके बाद नौटंकी, हाई नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, क्वेश्चन आंसर शीट नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है दुनिया। हाँ, इसे को ना इसे रोलर से छाप दो इसे। A to Z, A to Z। काला लड़का को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप बताओ, आप किसी को डाउट है? जब काला लड़का को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ गया तब मतलब सब हो गया। नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन कर लेंगे, ऑफ ऑफलाइन भी होगा ऑफिस में भी। कोई चीज का मजाक उड़ा रही है लोग। ये पूछ रही है कि सर 99 रुपया कैश लेके आना है या ऑनलाइन जमा होगा? तुम एक काम करो, चेक लेके आना 99। नहीं समझे, चेक लेके आना तुम। ठीक है। चलिए बाबू, हम देखते हैं। आपको कांग्रेस अधिवेशन बढ़ाना था, हाई बेटना चल गया था। आप बताइए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचार्य। अब यहाँ थोड़ा सा एक राउंड देख लेंगे, उसके बाद इसको खत्म कर देते हैं लोग। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट। जब तक बंगाल छोटा था तब तक गवर्नर से चल जाता था, जब एरिया बड़ा हुआ तो गवर्नर जनरल बनाना पड़ा। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के, वारेन हेस्टिंग्स के साथ बंगाल को बड़ा किया गया, तो कहा गया ये अंतिम गवर्नर रहेगा और पहला गवर्नर जनरल है। जब भी कोई व्यवस्था चेंज होती है तो पुरानी व्यवस्था का वो अंतिम और नई व्यवस्था का पहला होता है। जैसे योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी, तो ट्रांजिशन टाइम के क्या वही रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? चेंज वाले को वो एक ट्रांजिशन फेज में आ जाता है। उसी तरह धीरे धीरे जब बंगाल बड़ा हो गया तो भैया बंगाल के गवर्नर जनरल से नहीं संभलेगा, पूरी इंडिया के गवर्नर जनरल होना चाहिए। तो उसी तरह से विलियम बेंटिंग के समय ये पहले बंगाल का ही गवर्नर जनरल हुआ करता था। पहले ऐसे देखिए, पहले बंगाल को केवल गवर्नर संभाल लेता था, तो रॉबर्ट क्लाइव संभाल लेता। जब एरिया बड़ा हो गया तो क्या किया गया, गवर्नर जनरल संभाला। तो जब गवर्नर जनरल संभाला तो उससे पहले कोई ना कोई गवर्नर रहा होगा। तो ये एरिया बड़ा हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय, तो ये अंतिम गवर्नर था और पहला गवर्नर जनरल हो। धीरे धीरे
बंगाल से भी बड़ा अंग्रेजों का एरिया हो गया, पूरे भारत पे कब्जा कर लिए सब। तो कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, पूरे भारत का गवर्नर जनरल रहेगा। तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल किसके समय बनाया गया? विलियम बेंट। तो विलियम बेंटिक पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, बाद में पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो बताइए, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंट, अब पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, अंग्रेजों से बड़ी पिटाई 1857 की क्रांति में। तो 1857 की क्रांति के समय अंतिम गवर्नर जनरल अब पहला वायसराय, क्योंकि 1857 की क्रांति में कहा गया कि अब भारत का शासन भारत का महारानी का चमचा संभालेगा, जिसका नाम रहेगा वायसराय। तो बताइए, अंतिम गवर्नर जनरल, पहला वायसराय। अब तो ये याद रहेगा, अंतिम वायसराय माउंटबेटन, अंतिम वायसराय माउंटबेटन। अब माउंटबेटन के समय जैसे देश आजाद हो गया तो वायसराय का पद खत्म हो गया, वायसराय के पद खत्म हो गया। तो भारत के लोगों से पूछा गया संविधान बना है? तो कहा बना तो नहीं है संविधान। तो कहा गया बेटना का नाम कौन सी रहेगा? तो कहा गया कि इसको वायसराय मत कहिए, क्योंकि वायसराय का मतलब होता है कि चमचा, वायसराय माने चमचा, इसको गवर्नर जनरल बोलिए। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचार्य, राजगोपाला, याद रहेगा। किसी को कोई दिक्कत, घबराहट वबराहट कुछ? ठीक है, कोई घबराहट नहीं होगा। जितना लोगों के मन में थोड़ा बहुत डाउट है ना, 9, 10, 11 3 दिन में वो खत्म कर देंगे लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब मोटा मोटी जो टॉनिक पढ़ा रहे हैं आज, जो साइंस पढ़े हो ना, आपका ऐसे कर्म फूटेगा तो आप आराम से। कितना नंबर ऐसे आप लोग का बढ़ रहा है? नहीं नहीं, ऐसे कितना नंबर आप लोग का सेट में बढ़ जा रहा है साइंस लगाने का? बढ़ रहा है कि नहीं? आपका बढ़ रहा है। आपका जितना नंबर आ रहा है, अभी जितना नंबर आ रहा है 130 के आसपास आ रहा है, 130 एवरेज आपका 100, 100, 120, 30 आ रहा होगा यहाँ पे। 3 दिन के टॉनिक बैच में कोशिश रहेगा आप लोग को, मतलब चाहे जितना 160, 70 के आसपास आप लोग को पहुंचा देना है। 160, 70 तो काम खत्म। अब उसमें आप कितना बना पाते हैं, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन जानते हुए भी गलत होगा ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन। कोई भी अगर कोई कहता है कि उसको एग्जाम का प्रेशर नहीं है तो झूठ बोलता है। वो सबको होता है, सबको होता है। समझा गया? अगर एग्जाम का प्रेशर नहीं है तो उसका एग्जाम नहीं है। और ऐसे ही फॉर्म भर के चला होगा तब ना। अब हम ही को अभी कोई बैठा दे एनडीए के एग्जाम में, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिस समय हम बैठे थे थरथरा रहा था, हाथ पैर कांप रहा था। आज अगर कोई हम लोग को एसएसबी इंटरव्यू में बैठा, दुनिया का सबसे बड़ा इंटरव्यू होता है 5 दिन का, आदमी कप कपा जाता था उस समय। पूरी करियर की जिम्मेदारी, दाढ़ी मोछ नहीं आया था हम लोग का। समझा गया? इंटर पास हुए 3 इंटर पास हुए तो उसके 6 महीना बाद इंटरव्यू था। इंटर पास किए लड़का में कितना रहता? अभी तो आदमी साधु बनने लग, दाढ़ी मोछ हो गया है। उस समय दाढ़ी मोछ भी नहीं था, और उस समय बड़ी टेंशन होता है। तो हर एज ग्रुप में उसका टेंशन होता है। मैट्रिक के बच्चा के लिए मैट्रिक बहुत टफ लगता है। वैसे ही आप लोग जो इस एग्जाम में है, ये एग्जाम बहुत टफ नहीं है, बट ये एग्जाम आप लोग के हिसाब से क्या है? टफ है। और इस एग्जाम में, दरोगा एग्जाम में, कभी भी याद रखिएगा, यहाँ बच्चे फेल होने से ज्यादा मेरिट आउट होते हैं। ये एग्जाम फेल पास का नहीं है, मेरिट का है। फेल पास का नहीं है, यहाँ पे मेरिट का है। मेरिट आउट हो जाएंगे लोग यहाँ पे। और मेरिट आउट कराने का सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या है? अगर मान के चलिए हम लोग विद्वता दिखाने लगे कि ये ऐसे, ये 1857 की क्रांति, ये नहीं। मेरिट आउट होने का 3 रीजन देखो: साइंस खराब, रीजनिंग खराब, मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन जो है, मैथ रीजनिंग वाला खराब, साइंस खराब, करंट खराब, काम खत्म। और पूरे दरोगा में सबसे कम तरजीह इन्हीं को दिया जाता है। तुम्हें पॉलिटी तुम्ही को आता है बस। और क्या ही लेवल होता है दरोगा के पॉलिटी का? क्या ही लेवल होता है? नॉर्मल लेवल होता है। पॉलिटी के क्वेश्चन का तो लेवल बीपीएससी के पीटी में किसी काम का नहीं होता, भले मेंस में होता है। बीपीएससी मेंस में होता है, पीटी में तो किसी काम का नहीं होता है। तो खराब होने का यही एक रीजन है। जो भी बच्चे ये सब वाले हैं, दाढ़ी में से कोई बात नहीं सर, एग्जाम निकलना चाहिए। नहीं नहीं, हम इसलिए दाढ़ी बोझ बोलते हैं क्योंकि हम लोग के टीचर हमेशा एक बात बोला करते थे, दाढ़ी से पहले गाड़ी आ जाना चाहिए। तो हम लोग इसी चीज को बना के रखे थे। और सच में थोड़ा सा हड्डी उड्डी नहीं टेढ़ रहा था ना, तो हम उसी उम्र में ना लेफ्टिनेंट की गाड़ी पे घूम रहे होते। नहीं समझे? इस टाइम हम कुछ नहीं रहते तो कर्नल रहते। इस समय लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल से तो हमको कोई, कर्नल नहीं तो लेफ्टिनेंट कर्नल से तो कोई नहीं रोक सकता था। अभी तो लेफ्टिनेंट कर्नल रहते हैं। नहीं समझे? ऑपरेशन सिंदूर में वो रहते हैं। हाँ, अजब हाल है। हम रहते तो जो चाउमीन मोमो खाने वाला कांटा वाला चमचवा होता है ना, जो पाकिस्तानियन का खिया निकाल के और मैं म्यूनीस धके मोमो घुमा के खाते हैं।
अगिया फोड़ के पहले गहिर करते, फिर वो में म्यूनीज रखते, एगो में सफेद का चटनी, एगो में ललका चटनी। अब माथा पे 4 गो मोमो रखते हैं, एम निकाल के हम बोर बोर फिर खाते हैं, ओकरे खिलाते थे को। और कोई चीज इस सब के मामले में हम तनिको नहीं है यहाँ पे। इसमें पाकिस्तानियों के मैटर में हम यमराज को चैलेंज कर दे, चलो वैसा लगा लेते हैं कौन ज्यादा जहरीला है, होता है। तो हम लोग का जब नहीं हुआ था रिजल्ट, तो हम लोग को भी प्रेशर था, हम लोग रो रहे थे। जब लास्ट में ना वो नहीं हुआ, मेडिकल आउट हो जाते हैं, बहुत दुख होता है। कभी भगवान न करे किसी को वहां से लौटे, वहां से लौटने के बाद ना केवल आप असफल नहीं बल्कि आगे का रास्ता भी बंद हो जाता है। आप मेरिट आउट होइएगा, आप कहिएगा अगली बार 10 नंबर और ले आएंगे। आप मेंस में फेल होइएगा, आपको लगेगा कि नहीं अगली बार हम कुछ और नंबर लेके आएंगे। प्रीलिम्स में फेल हो जाएंगे, कहेंगे चलो भैया हमने लापरवाही किया था। जिस दिन आप ना मेडिकल अनफिट होइएगा ना, वो रास्ता ही हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि अब आप फिर रास्ते पे आएंगे, फिर मेडिकल में छाटेंगे। मेडिकल वो जो अगर छाट रहा है मेडिकल में, मतलब वो ठीक होने वाला चीज नहीं है। नॉर्मल चीज तो खुद ही वो कर देते हैं यहाँ पे। हम लोग को बड़ा तकलीफ हो रहा था, ट्रेन में रो रहे थे लोग। नहीं ऐसा ही सही कि मेडिकल में नॉर्मल होता है, वो सबका मेडिकल 4 दिन 5 दिन होता है। जिनका एनडीए निकला होगा ना, आप पूछिएगा उनसे एसएसबी का ना कितना दिन मेडिकल हो गया, 5 दिन रख लेता है, 1 हफ्ता, 1 हफ्ता रख ले, खाना पीना सब देगा, रहना कि ना सब एकदम फर्स्ट क्लास है, 5 दिन रख लेता है। बहुत टफ मेडिकल होता है। आप में से कोई एयरफोर्स का, आर्मी का, नेवी का मेडिकल दिया होना का, बहुत टफ। वो फिक्स नहीं होता आप कहां सेलेक्ट होइएगा, इसलिए वो पूरे पैरामीटर पर रखता है। वो तो आपका मेरिट डिसाइड करेगा कि आप एयरफोर्स में जा रहे हैं, नेवी में जा रहे हैं कि आर्मी में जा रहे हो, तो मेरिट के हिसाब से उसको क्या पता कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। वो पूरा पैरामीटर नाप के रख देगा, इतना पैरामीटर, और वहां जाने के बाद सबको दुख होता है। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि आप किसी पड़ाव पे छटे, और जितना दूर जाके छटेंगे उतना ज्यादा डिमोटिवेट होंगे। जो प्रीलिम्स में फेल होने वाला ज्यादा डिमोटिवेटेड नहीं होता है, लेकिन जो मेरिट आउट होता है ना, उसको पहाड़ हो जाता है पूरा। तो कोशिश बची ये जो टर्निंग बैच है ना 3 दिन का, आपको मेरिट या फिर जो लास्ट का जो क्वेश्चन होता है 10-15 नंबर से आप लोग फेल होते हैं, ज्यादा नंबर से कोई फेल नहीं होता है। तो कोशिश ये 70-80 नंबर इंक्रीज कर दे। आप लोग फेल होते हैं 10-15 नंबर, अगर 70-80 इंक्रीज होता है तो आप मोटा मोटी भी अगर 50 मार्क इंक्रीज कर लेते हैं, हम तो आपको कोशिश करेंगे 70-80 नंबर इंक्रीज कर दे। लेकिन अगर आप 70-80 का आधा भी, अगर 40 भी इंक्रीज कर देते हैं, तो आप खूब से खूब 15 से 20 नंबर से फेल होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा थोड़े होगा कोई सर मेरा 3 क्वेश्चन सही हुआ। ऐसे थोड़ी हो जाएगा यार, 3 क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। नामकरण दादा भाई नौरोजी ने कहते हैं। इसकी स्थापना अंग्रेजों ने अपने एक सुरक्षा वाल्व के लिए हुआ था। लेकिन याद रखिएगा, कुकर का सुरक्षा वाल्व अगर नहीं खुला तो कुकर को भड़कना फिक्स है। तो ये कांग्रेस का सुरक्षा वाल्व था, खुला नहीं, भड़क गया कौन? कांग्रेस, ब्रिटिश साम्राज्य। कौन भड़क गया? ब्रिटिश साम्राज्य। और ये होते बड़ी ढीठ है सब। अब अलग अलग समय में कांग्रेस की स्थापना, हालांकि अंग्रेज जिस हिसाब से कांग्रेस की स्थापना किए थे, शुरुआती दौर में अंग्रेज सफल भी हो गए थे, क्योंकि शुरुआती 20 सालों में अंग्रेजों से केवल याचना किया गया था। और बाय दैट वे हम लोग से वो अच्छा स्टेप हो गया था, क्योंकि अगर शुरुआती में उड़ रहे होते ना, जैसे लाला लाजपत राय टाइप का आदमी रहता, भगत सिंह, शुरुआत में कांग्रेस खत्म कर देता सब। इसलिए शुरुआत में ना नरम दल वाला आया, सब बूढ़ा बूढ़ा आदमी आया, शांत स्वभाव का आदमी आया, तो कांग्रेस धीरे धीरे फैलाव पे ध्यान दे दिया, बल्कि मान पे उतना ध्यान नहीं दिया। 20 सालों में कांग्रेस गांव गांव तक फैल गया। उसके बाद आया कांग्रेस में एकदम बवाली बवाली, सूरत अधिवेशन, रास बिहारी बोस, एक से एक आए लोग यहाँ पे। लेकिन खुद से सोच के देखिए, अगर शुरुआत में ही गरम दल वाले आ जाते, गड़बड़ा जाता, नहीं गड़बड़ा जाता? अगर शुरुआत में ही आ जाते तो क्या हो जाता? गड़बड़ा जाता। आगे बढ़े तो प्रथम अधिवेशन देखते हैं 1850। 1850 कहा हुआ? अध्यक्षता योमेश चंद बनर्जी। योमेश चंद बनर्जी। नामकरण किसने सुझाया? दादा भाई नौरोजी। पहली अध्यक्षता 1885 कहा हुआ? बंबई। पहले अध्यक्ष योमेश चंद बनर्जी। दूसरा कहा हुआ? कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। पहले के अध्यक्ष योमेश चंद बनर्जी। किस जगह पर? दूसरा किस जगह पर? दूसरा कलकत्ता में। कहा हुआ? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। पारसी धर्म से थे, कुल 3 बार अध्यक्षता किए थे यहाँ पर। तीसरा जो अधिवेशन हुआ था वो कहा हुआ? मद्रास। तीसरा अधिवेशन मद्रास। बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का आप मनोभावना अगर आपको गौर करके देखने को मिलेगा, तो आप गौर करके देखिएगा। पहले अध्यक्ष योमेश चंद बनर्जी थे, दूसरे दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से, तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी किस धर्म से? मुस्लिम। चौथा इलाहाबाद में हुआ जाज यूल, ईसाई। ईसाई था, ईसाई। तो इसका मतलब ये शुरू से था कि यह संगठन सबको लेकर चलेगा, और ये इसकी मूल भावनाओं में दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? दादा भाई नौरोजी पारसी थे। कौन थे? पारसी। पारसी लोग भारत की सबसे छोटी कम्युनिटी है, सबसे छोटे अल्पसंख्यक पारसी हैं, और सबसे संपन्न और पढ़े लिखे हैं, और बहुत बड़े बड़े पद पे हैं। 2-4 पारसी के आप नाम जानते होंगे, सैम हारमू जी, प्रेम जी, जमशेद जी मानेकशा, जिनको सैम बहादुर आप लोग कहते हैं, नाम पूरा बड़का था। संजय के गिनेगा, रतन टाटा, जमशेद जी टाटा, ये लोग पारसी हैं। लोग यहाँ पे बहुत, मतलब पारसी लोग दान दक्षिणा उनसे उनको लोग बहुत ज्यादा दान दक्षिणा करते हैं। समझा गया कि नहीं? गया दान दक्षिणा वो लोग बहुत करते हैं पारसी लोग। समझा गया कि नहीं? गया नौरोज त्योहार किनका है? पारसी।
अब बड़े अच्छे होते हैं, कभी किसी को देखिएगा नुकसान नहीं पहुंचाते। आज तक कभी नहीं देखे होंगे पारसी आपके लिए राशन के लाइन में लगल है, बवाल कर रहा है कि हमको आरक्षण नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं, कभी बवाल करता है? नहीं करता। पारसी लोग बड़े अच्छे थे। इंदिरा गांधी के हस्बैंड भी थे पारसी, फिरोज गांधी स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। उनको बदनाम करने के लिए उनके नाम के आगे खान जोड़ दिया सर, फिरोज खान नहीं थे वो फिरोज गांधी, वो पारसी धर्म से थे। तो उनको ऐसा किया कि रुको इसको बताते, रुको रुको इसको क्या किया, फिरोज खान कह दिया। फिरोज खान नहीं थे। पारसियों के नाम मुसलमानों से मैच करते हैं। जैसे आप देखेंगे जमशेदजी टाटा, आप भारत का जो परमाणु बम सबसे पहला प्रोटोटाइप जिसने बनाया था, उनका नाम था होमी जहांगीर भाभा। तो नाम से ऐसे लगेगा जहांगीर भाभा। मुस्लिम नहीं थे, क्या थे? पारसी थे। समझ में आ गया कि नहीं? सारे पारसी ठीक थे, सब ठीक है। ये बेचारा लपटा गए फिरोज गांधी, फिरोज खान घोषित करके उनको धक्के रगड़ दिया सर। नहीं समझ आ गया? फिरोज गांधी हाँ प्रचार कर दिया। राहुल गांधी के क्या थे? दादाजी, उनके दादा ने इंदिरा गांधी के हाथ में पूरा प्रचार कर दिया कि राहुल गांधी के दादा क्या है? फिरोज खान फिरोज गांधी बेचारा इसको लपेट देता है। सो कहीं हो दुकान को बोला था कि आलू सोना, उसका पूरा वीडियो नहीं था, उसको लपेट दिया। तो उसका पूरा वीडियो नहीं है, आधा कटा हुआ, उसको क्या कर दिया? लपेट। इसका दिन सही नहीं चलता अभी। आगे बढ़ जाए तो बताइए, दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, तीसरे में बदरुद्दीन तैयबी, चौथे में जॉर्ज। पहला अंग्रेज कौन था? जॉर्ज। पहला मुस्लिम, पहला पारसी, पहला अध्यक्ष योमेश चंद बनर्जी। नामकरण किसने किया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। पांचवा अधिवेशन विलियम बेडरबर्न। पांचवा अधिवेशन विलियम बेडरबर्न 2 बार अध्यक्षा किया था। विलियम बेडरबर्न कितनी बार किया था? 2 बार। वह अंग्रेज जो 2 बार अध्यक्षा किया, विलियम बेडरबर्न। किसी को कोई दिक्कत? कौन था? विलियम बेडरबर्न। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, एक बार दोनों याद रखने की, डेट याद रखने की जरूरत नहीं। सब जिसका डेट याद रखना होगा हम बता देंगे, आपको खुद ही बता देंगे किसका डेट याद रखना। ज्यादा नहीं तो दिमाग में आप लोग का ना भड़क जाएगा दिमाग आप लोग का। आगे बढ़िए। किसी को दिक्कत? विलियम बेडरबर्न। उसके ये कलकत्ता अधिवेशन नहीं याद रखना है। यहाँ पर नागपुर अधिवेशन, 7वां अधिवेशन का हुआ था, नागपुर हुआ था। 7वां अधिवेशन नागपुर हुआ। इसको भी उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। 1896 डेट के हिसाब से 1896। 4 को लाइन से याद रहेगा। हाँ, पहला क्या अध्यक्ष, दूसरा दादा भाई, तीसरा, चौथा, पांचवा विलियम बेडरबर्न। 2 बार अध्यक्ष बना विलियम बेडर। दादा भाई नौरोजी कितनी बार? 3। पहले मुस्लिम। 5 को लाइन से याद रहेगा। अब लाइन से हटा जी, अब मेन आ जाइए। समझ में आ गया कि ना? 1896 कलकत्ता। एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी कुछ भी बवाल होगा तो कलकत्ता अधिवेशन से होता था। जब भी कोई बड़ी घटना होगी कलकत्ता अधिवेशन, कोई परिवर्तन आएगा कलकत्ता अधिवेशन, कोई बड़ा आंदोलन करना होगा कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता 3-4 को तो उस समय बड़े शहर थे, बंबई था, कलकत्ता था, 2 बड़े शहर थे। मद्रास चूंकि साइड में फार साउथ हो जाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे तो सबसे ज्यादा अधिवेशन आप देखेंगे ना, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, लाहौर, यही सब तो होते थे समय। लाहौर में कमी हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या हुआ? कलकत्ता। तो 1896 कलकत्ता। मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी, और यही गाया गया था वंदे मातरम। क्या गाया गया? वंदे मातरम। तब बताइए 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी। रहमतुल्लाह सियानी। क्या गाया गया था? वंदे मातरम। रहमतुल्लाह सियानी क्या कहता? वंदे मातरम। किसी को दिक्कत? अभी इस पे बड़ी बवाल चलता है। मुस्लिम कहता है कि वंदे मातरम नहीं है, उसका कहना है कि संस्कृत में हम उर्दू में गाएंगे मादरे वतन जिंदाबाद। इसी को उर्दू में बोला जाता है। दोनों एक ही है, उर्दू में बोला जाता है। सुभाष चंद्र बोस का भी नारा था मादरे वतन जिंदाबाद, मतलब मेरी मातृभूमि जिंदाबाद। वो अब भाषा को लेके है, भाई हम संस्कृत नहीं बोलेंगे, नहीं समझ में गया? और उसका कहना हम संस्कृत नहीं बोलेंगे, हम उर्दू बोलेंगे, मादरे वतन जिंदाबाद। कुछ बोले भाई देखो ये सब पॉलिटिकल वाली चीजें होती हैं, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना। तुम लोग ये सब कोनो काम धाम नहीं आने वाला है। तुम अगर नहीं कमाओगे कबाड़ के भाव फेंकाओगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप जितना ये सब चीज होती है ये सब गरीबी के लिए है। सब ये सब सिलेबस गरीबी के लिए है। नहीं समझ में आ गया? झंडा ढोना, ये सब ढोना, ये सब किसके लिए है? गरीबी का सिलेबस है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम लोग आगे निकलो यहाँ से, ये सब चीजों से ऊपर उठो, कटअप पार करो ये सब का। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? तो बताइए 1800 वंदे मातरम कहाँ गाया गया? कलकत्ता। 1896। 1905 बनारस अधिवेशन। 1905 बनारस। गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखने की जरूरत ही नहीं है। स्वदेशी शब्द, स्वदेशी आंदोलन याद रखिए। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और उसी के विरोध में हमने क्या किया? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी तो इसका प्रस्ताव कहां से है? बनारस। किसने किया? गोपाल कृष्ण। महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। याद रहेगा? किसी को दिक्कत तो बोलिए। स्वदेशी आंदोलन 1905। कौन सा अधिवेशन? बनारस अधिवेशन। तो जब स्वदेशी हो गया तो स्वराज होना चाहिए। तो 1906 स्वराज, 1905 स्वदेशी,
1906, 1905, 1906। अब ध्यान से सुनिएगा, स्वदेशी आंदोलन की अध्यक्षता 1905 में कहां हुई थी? बनारस। और स्वराज 1906 कहां हुआ? कलकत्ता। स्वराज कलकत्ता, स्वराज कलकत्ता, स्वदेशी बनारस, स्वराज कलकत्ता, स्वदेशी। पहले स्वराज आएगा, पहले स्वदेशी आएगा, पहले अपना देश करो फिर स्वराज बनाना। तो बताइए, स्वराज 1905, स्वराज बोले हैं। ओ माय गॉड, बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक। अपसी, अपसी, अपसी एकदम, फिर से अपसी एकदम, अपसी फिर से। स्वदेशी, स्वराज, स्वराज किस जगह पर? स्वदेशी, स्वदेशी की अध्यक्षता गोपाल के, स्वराज की अध्यक्षता। और ये तो भूलिएगा नहीं, 1907 सूरत, 1907 सूरत। कांग्रेस में क्या हो गया? विभाजन। कांग्रेस में क्या हो गया? विभाजन। किसने अध्यक्षता किया? हाँ, देखिए, इस सुनिए, इस अधिवेशन का विवाद इसलिए हुआ था कि गरम दल और नरम दल में विवाद था। तो गरम दल वाले चाहते थे किसे बनाया जाए? लाला लाजपत राय। ये भयंकर गरम दल वाले थे लाला लाजपत राय। इनसे बढ़कर गरम दल वाला उस टाइम कोई नहीं था। भगत सिंह इन्हीं के वो थे, सी से एक तरह से। लेकिन नरम दल के नेता रास बिहारी बोस को क्या बना दिया गया? अध्यक्ष। तो गरम दल वाला बवाल कर दिया सब कि 20 साल से तुम लोग यही करिए रहा है। हाँ, एक ही है रास बिहारी। दोनों में आप लोग फिर बताते हैं आप लोग को, ज्यादा कंफ्यूजन में मत रहो। रास बिहारी बोस या कैसे? अरे बाबू, इसको जैसे आप लोग हंटर कमीशन पढ़े ना, दुख है ना, ऑप्शन से बुझा जाता है ना, वैसे भी ऑप्शन से बुझा जाएगा। ज्यादा डीप से लास्ट मोमेंट में नहीं जाया जाता है, तो देर गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे, समझे? ज्यादा दिक्कत है तो बस रास बिहारी याद कीजिए। दिक्कत है? अध्यक्षता रास बिहारी हो गया। अध्यक्षता रास बिहारी। कांग्रेस विभाजन 1907, अध्यक्षता किस शहर में? सूरत। किस शहर में? सूरत। अच्छा, ये विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल। एक हुए सब लखनऊ अधिवेशन 1916, एक हुए सब लखनऊ अधिवेशन 1916। और नरम दल गरम दल के साथ एक और एक हो गया, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग भी एक हो गया। तो एक याद रखिएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1907। आगे बढ़ जाए। 1908 में कांग्रेस का संविधान बना था। 1908 में क्या बना था? कांग्रेस। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। 1911, यह बहुत जरूरी है। फिर कलकत्ता में, फिर कलकत्ता में पंडित विषम नारायण। और इस बार गाया गया जन गण मन। क्या गाया गया? जन गण मन। इस बार गाया गया जन गण मन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, संगीत खान लगता है फेशियल उशियल करा रहा है। पहले तनी गोर हुआ है, भभक रहा है। हाँ, ब्लीचिंग करा रहा है। हाँ, एकदम लग रहा है कि आगे बढ़ते हैं। ठंडिया में धूप नहीं लगता है ना। आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, मान के चलो फरवरी बात तो आप लोग नहाने ही लगेगा। जो दिक्कत है फरवरी तक ना है, मार्च से नहाने नहीं लगेंगे आप लोग। होली बाद नहाना चालू कर दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो लड़का साहब, जनवरी में 3 दिन फिक्स है। 1 जनवरी, 14 जनवरी, 26 जनवरी पार। इस बार वो 4 बार नहाएगा। 23 जनवरी सरस्वती पूजा, इस बार वो 4 बार नहाएगा। अदरवाइज वो पूरा जनवरी 3 बार नहाता है। आगे बढ़ो, बताओ। 1911 कहाँ हुआ? कलकत्ता। 1911 कलकत्ता। जनगण मन, पंडित विशन नारायण, पंडित विशन नारायण, याद रहेगा? पंडित विशन नारायण। 1912 बांकीपुर, 1912 बांकीपुर, 1912, 1922 गया। 20 साल बाद बिहार में हुआ था। गया, गया जी, गया जी। जी इज्जत देने के लिए लगाया गया, बढ़िया से इज्जत दो। गया जी, जी गया जी। हाँ, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए छोटा ही करते हैं। गया जी। तो 1912 बांकीपुर, 1912, 1922 गया, 1912, 1912 बांकीपुर, 1922 गया, 1922 हाँ गया में। आगे बढ़े। 1912
माधोलकर। 1912 माधोलकर। 1922 सीआर दास। 1922 सीआर दास। 1912 माधोलकर। 1912 माधोलकर। रेडी? पूछे। कांग्रेस विभाजन 1900 किस शहर में? अध्यक्षता रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। नरम दल गरम दल मुस्लिम लीग एक हो गया 1916। कौन अधिवेशन? लखनऊ। अध्यक्षता अंबिका चंद मजूमदार। बांकीपुर 1912। अध्यक्षता माधोलकर। माधोलकर। गया अधिवेशन 1922। 1922। अध्यक्षता सीआर सीआर। जनगण मन 1911। जनगण मन 1911। 11 समझा क्या गिने गया? अब वंदे मातरम 1896। 1896 समझा क्या गिने? 1896। दोनों कहाँ पे? कलकत्ता। जनगण मन में पंडित विश्व नारायण थे और वंदे मातरम में रहमतुल्लाह सेन। रहमतुल्लाह सेन। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता। पहले अधिवेशन की। दूसरे की दादा भाई नौरोजी। तीसरा। चौथा डोनाल्ड ट्रंप। जॉर्ज यूल। डोनाल्ड ट्रंप बोलिए को। तो फास्ट बोलने की जगह तुम डोनाल्ड ट्रंप बोल दोगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेडी है ना? वंदे मातरम 1800। स्वदेशी आंदोलन। स्वराज 1900। कांग्रेस विभाजन 1900। जनगण मन 1900। बांकीपुर 1900। गया 1900। कांग्रेस विभाजन 1900। और गरम दल नरम दल मिल गया 16। हाँ? अब डेट तो पूरा बता दिए। डेट तो बता दिए। अब हम डेट नहीं पूछेंगे, अब जगह पूछेंगे। रेडी? आज जब जगह पूछ लेंगे फिर अध्यक्ष पूछेंगे। ऐसे अलग अलग याद रहेगा, नहीं तो ऐसे एक के पूछने में छीछा लेदर हो जाता है। पूरा किचाइन कीजिए, कादो हो जाता है। बहुत दिक्कत हो जाता है, नहीं हो जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। जी हमारा भाषा नहीं, देहात का भाषा, गांव देहात का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुनिए, बताइए, अब जगह बताना आपको। रेडी? वंदे मातरम कलकत्ता। स्वदेशी बनारस। स्वराज कलकत्ता। कांग्रेस विभाजन जनगण मन कलकत्ता। एकराम कहां से पूछे कि बांकीपुर। ये तो जगह ये था। पटना। बांकीपुर तो पटना। बांकीपुर यहां से दिखेगा। पीएमसीएच के पहले पोस्ट ऑफिस जो है ना बड़का, सब्जी बाग देख रहे हैं ना, बांकीपुर है। पीएमसीएच की बिल्डिंग खत्म होती है, बांकीपुर चालू हो जाता है। समझ में गया? वो बड़का पोस्ट ऑफिस नहीं देखे एकदम काई जमल है बाहर से, वही वही वाला। नहीं जी, बगल में पुलिस स्टेशन है, फिर बहुत थाना है। पहले जेल था उधर। उसी के जस्ट बगल में देखिएगा ना, लिखा होगा व्यवहार न्यायालय। अंदर रास्ता कोर्ट में जाएगा, वहीं पे वहां पे। वो तो हम लोग का पुराना जगह है, वहां पे कई बार गए हैं हम लोग। जमानत लेने उसी रास्ते से जाते हैं। जमानत लेके हम यहाँ पे उधर ही से चले जाते हैं। पहले वो जेल था, अब ये बड़ा सुनसान एरिया रहता है। जज साहब का 4था फ्लोर पे जमानत एंटी सेक्रेटरी बेल लेने चलिए। समझदार इंसान कभी भी एंटी सेक्रेटरी ले लेगा, नहीं समझा? नहीं तो ऐसे बहु की तरह रहेंगे, टांग ले जाएगा पुलिस। कितनों देखे तो पुष्पा झुकेगा नहीं, उनको सुता के ले गया था उनको। हाँ, नहीं झुकेगा नहीं, लटान के ले गया था। उनको लग रहा था कि फिल्म का शेखावत है, नहीं समझे? भंवर सिंह शेखावत समझे। पुष्पा झुकेगा नहीं, मारा, घसीट के लेके चल गया। ऐसा नहीं है। पुलिस को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। यहाँ पर पुलिस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वहां उसको बहुत पावर है, तुरंत यहाँ पे बहुत पावर है। हाँ, फिल्म में खराब देगा, ऐसे नहीं। आप पकड़ाएंगे तो नाप देगा आप लोग को, कितनों नहीं छोड़ेगा आप लोग, नहीं समझे? आप पुलिस के अच्छा वकील वकील ठीक रहेगा तो फिर पुलिस से भी ज्यादा। देखिए, आप गलत काम तो पहली बात कीजिए नहीं, लेकिन अगर आप सामाजिक मुद्दे के लिए जा रहे हैं तो आप डरिए भी नहीं, नहीं समझे? हम लोग को पकड़ते, हम लोग कह देते हैं कौन सा धारा लगा रहे हैं आप, तो क्या करेंगे जानकर? हम अभी वकील को बोलते तैयारी करेगा। भाई हम आपसे क्या कहेंगे? हम गलती, आपकी कोई गलती नहीं, पुलिस वालों की क्या गलती है? उनको तो मजबूरी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और हमारी मजबूरी है जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ेंगे, बच्चों की बातें नहीं सुनेगा कोई। अब या तो दो ही रास्ता बच जाता है, तो या तो चुप हो जाए, या तो इनको कह दे कि अपने पे एफआईआर झेल लो, या तुम लोग पे एफआईआर झेलेगा तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। हमारा कौन चीज करना है? जहिया जेल चल जाएंगे, अंदर से निकलेगा तो 4 को डीएसपी एसडीएम बन के और बवाल हो जाएगा। हाँ, नहीं जान जाएगा।
हथकड़ी लगा के इंटरव्यू में बैठेगा सर। यस क्या तो हथकड़ी का सर, जेल में तो पढ़ा कैसे, खान सर अंदर है। जेल के अंदर लाइब्रेरी होता है, आप लोग नहीं गए हैं? चलो आप बताओ, नहीं जाना भी नहीं है। अच्छा चीज थोड़े होता है। नरम दल गरम दल मुस्लिम लीग 21 साल में हुआ। शहर का नाम लखनऊ। जनगण मन कलकत्ता। वंदे मातरम कलकत्ता। कांग्रेस विभाजन सूरत। स्वदेशी बनारस। स्वराज कलकत्ता। हो गया। अब अध्यक्ष का नाम बताएंगे आप लोग, समझा गया कि नहीं? नाम बताना है, एनी प्रॉब्लम? लाइव वाले लोग बोलते चलेंगे लोग, फटाफट बताइए अध्यक्ष का नाम बताना। पहले मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी, पहले पारसी अध्यक्ष, पहला अंग्रेज, पहला अध्यक्ष डब्ल्यू बनर्जी, 2 बार अध्यक्ष बनने वाला अंग्रेज विलियम बेडर। विलियम बेडर अध्यक्ष बस बताना है। 1896 जब वंदे मातरम गाया गया, रहमतुल्लाह सियानी। 1905 जब स्वदेशी आंदोलन किया गया, गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 कलकत्ता जब स्वराज बोला गया। 1907 जब सूरत में विभाजन हुआ। 1911 कलकत्ता जब जनगण मन गाया गया, पंडित विशन। 1912 पटना के बांकीपुर में हुआ, हाँ माथोलकर। 1922 जब गया जी में हुआ। 1916 जब लखनऊ अधिवेशन हुआ, अंबिका चंद मजूमदार। निपटा दिए लोग जी कांग्रेस, आधा निपट गए हम लोग। 22 तक चला है यहाँ पे, डगरे डगरे पता चला है। हाँ बांकीपुर समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? 1916 बता दिए, ये तो हिस्ट्री में पढ़ा दिए। 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चंद मजूमदार थे वहां पर। गरम दल, नरम दल और मुस्लिम जी, इन तीनों को एक करने वाले बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थी। इसमें महात्मा गांधी भी गए थे, यहाँ से चंपारण से राजकुमार शुक्ल गए थे, जिन्होंने महात्मा गांधी को इसके बारे में बताया था। और महात्मा गांधी जो थे वो यहाँ आके और अगली बार तिनकटिया प्रणाली के विरोध में आवाज उठाए थे। समझ कि नहीं गया? एनी प्रॉब्लम? ये सब तो पढ़ा दिए थे। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहा, किसने बोला था? हाँ लखनऊ अधिवेशन में किसने बोला? बड़ा दुखद हुआ, 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसी को दिक्कत? 1917 याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी, कहां पर? कलकत्ता। 1917 पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष। 1917 कहां पे है? कलकत्ता। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? 1900 कहां पे? कलकत्ता। 1917 एनी बेसेंट कहां बनी? कलकत्ता। 1917 एनी बेसेंट कहां बनी? कलकत्ता। कलकत्ता बने। 1918 में था तो यहाँ मदन मोहन मालवीय थे यहाँ पे। इसके समय ये नरमपंथी, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई। इनको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इस अधिवेशन से ज्यादा आप इनको याद रखेगा। ये इनके बारे में 2 सवाल अक्सर आता है, ऐसे 3 आते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। दूसरा पूछेगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन में सारे नेता गिरफ्तार हो गए थे ऑपरेशन 0 आवर के तहत, तो आंदोलन का नेतृत्व किया जाए? मदन मोहन मालवीय। और याद रखिएगा कि महामना की उपाधि मदन मोहन मालवीय। जलियांवाला बाग की जांच की जिम्मेदारी किसी थी? मदन मोहन मालवीय की हुई थी, और इन्होंने ही इसे दोषपूर्ण करार दिया था। तो एक तो इसमें ना मदन मोहन मालवीय इंपॉर्टेंट, ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट होता नहीं। आगे बढ़ जाए। 1920 अब इसमें 2 ठो समझिएगा यहाँ पे। 1920 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था लाला लाजपत राय से। असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया। असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया। और इसी समय 1920 में क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन है। इस अधिवेशन में कांग्रेस का क्या पारित हो गया? संविधान। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया और पहली बार प्रति रियासत में। हाँ लखनऊ बोल दिए? अरे ये वाला लखनऊ देखो ना, ये वाला नागपुर, ये लखनऊ बोल दिए हैं, नागपुर बोले हैं। अरे गलती से बोल दिए होंगे, नागपुर अधिवेशन। नागपुर बोले कि लखनऊ बोले? आगे बढ़े। लाइव वाले बता, लखनऊ बोले थे कि नागपुर बोले थे? आगे बढ़ते हैं। नागपुर बोले थे सर, लखनऊ बोले। ये भी मिक्स बता रहा है सर, यो ध्यान से कोनो नहीं सुना है सर। हाँ चलिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव नागपुर, कलकत्ता नहीं पूछेगा, हालांकि विशेष प्रस्ताव यहीं से पास करा दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे बस याद रखना है कि नागपुर और कलकत्ता दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से मार देंगे यहाँ पे। असहयोग आंदोलन 1920 कहां पे? असहयोग आंदोलन 1920 नागपुर। असहयोग आंदोलन 1920 नागपुर, याद रहेगा। 22 वाला पढ़ा दिए गया जो।
अच्छा, अब इसमें कुछ याद करना है। गया में जब 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो हमेशा से कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था। किस महीने में होता था? दिसंबर महीने में होता था कांग्रेस का अधिवेशन। अब दिसंबर महीने में जब होता था कांग्रेस का अधिवेशन तो फरवरी में ही जलियांवाला बाग ये हो गया था, चौरी चौरा, और असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। तो कांग्रेस में दो गुट बन गए थे, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। तो परिवर्तन और अपरिवर्तनशील कहां देखने को मिला था? गया अधिवेशन। किसमें? गया। इसी को कहते हैं सांकेतिक विभाजन। क्या कहेंगे? सांकेतिक विभाजन। तो बताइए, तो परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील गया, अध्यक्षता CR दास, खोम CR दास परिवर्तनशील में थे, और उन्होंने अगले साल ही जाके दिसंबर में अधिवेशन खत्म किए और जनवरी में जाके स्वराज पार्टी बना लिए इलाहाबाद में। याद कीजिए, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे, CR दास, चित्तरंजन दास। आगे बढ़ जाए, जेल में यही गए थे, पत्नी बसंती देवी भी गई थी जेल में। महात्मा गांधी जो थे ना, कई आदमी को जेल समेट दिए थे, नहीं समझ आ गया। सुभाष चंद्र बोस से तो कई जगह से इस्तीफा दिला दिला के लेकिन सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को बहुत मानते थे, नहीं समझे? हाँ, उस समय लोग अच्छे अच्छे थे। नहीं नहीं, आज भी लोग अच्छे हैं, अलग बात है कि अच्छे लोगों को लोग पसंद नहीं करते, नहीं समझे? अच्छे लोगों को लोग पसंद नहीं करते। वो तो हम एक बार बोल दिए थे चुनाव से पहले कि इसरो का वैज्ञानिक को बिहार का आदमी चुनाव में हरा देगा, तो हमारा मजाक बना दिया था सब। जब हारा लोग ना, हाँ हाँ, अभी भी लगाता है। और शुरू में लगा था कि मजाक बोल रहा, अरे बाबू हम जमीन पे हैं, हम हवा में नहीं उड़ते हैं, हमारा पता है जमीन पे क्या चीज हो रहा है। कौन चीज का? बिहार में जाति हमेशा चलेगा, हमेशा। देखना, इंटेलेक्चुअल लोगों की संख्या कम है, उनका जन्म दर भी कम है, रिप्रोडक्शन भी धीमा है। बौकन की संख्या ज्यादा है, पैदो ज्यादा होता है। ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, नहीं समझे? तुम्हें क्या लग रहा है चेंज हो जाएगा? कभी चेंज नहीं हो गया। देखो, समाज तभी चेंज हो सकता है जब समाज अमीर बने। समाज को चेंज करने का दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन समाज को लंबे समय तक गुलाम बनाया जा सके, इसलिए समाज को समझाया जाता है कि शिक्षित बनो। समझो ध्यान से, समाज को क्या बताया जाता है? शिक्षित बनो। 2019 में हमारे संस्था पे बम चला हुआ था, तो हम थाने में गए थे ना, तो वहाँ पे जो SHO साहब थे, अब भाई हम लोग तो भाई किसी नॉर्मल आदमी पे बम चल जाए तो हालत खराब हो जाएगा, कहने बतियाने में आसान लगता है, तरतरा के जब चले तो समझ में आता है। तो हम SHO साहब से गए थे, तो हम कहते सर नंबर दे दीजिएगा, अगर इनकेस बार बार धमकी आ रहा है, हम कुछ बोल दे। तो अपना नंबर नहीं दिए थे, अपने किसी ड्राइवर का दिला दिए थे। क्या हम शिक्षित नहीं थे? पैसा नहीं था। अभी उतना ही शिक्षित है, उतने ही शिक्षित है। नहीं समझे? समाज को लंबे समय तक गुलाम बनाया जा सके, इसलिए क्या कहा जाता है आपको? शिक्षित। समझा गया कि नहीं? क्योंकि शिक्षा एक ऐसी दवा है जो होम्योपैथिक से भी धीमी काम करती है। शिक्षा का असर 25 साल बाद दिखता है। एक छोटा आदमी है, उसको पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाते बढ़ाते जब तक वो 25 साल का नहीं हो जाएगा तब तक। अच्छा, शिक्षा के दम पे अगर आप कोई चीज ले भी लेते हैं ना, तो 25 साल की एज में आप स्टार्टिंग फेज में रहेंगे। जैसे आप IAS बन गए, शुरुआत में आपको 1-2 साल तो इधर घुमाएगा, आपको SDM बना के, तो ADM बना के, जब 27-28-30 की पहुंचेंगे तब आपको क्या बनाएगा? DM बनाएगा। तो शिक्षा में एक चीज खराबी है कि बड़ा देर से सफलता देती है, लेकिन बड़ा सॉलिड देती है। समझा गया कि नहीं? तो समन्वय बहुत जरूरी है। पैसा वह एक घोड़ा है। पैसा क्या है? घोड़ा है। और शिक्षा उस घोड़े का लगाम है। क्या है? लगाम। अगर शिक्षा नहीं रहेगी, अर्थात लगाम नहीं रहेगा, तो हम किसी एक और दूसरा आदमी कहेंगे ते हाँ ते हाँ ते यहाँ हम बैठल है। घोड़वा ज्यादा जरूरी है। घोड़े नहीं रहेगा, लगाम भाजो, पढ़ल लिखल है, पढ़ल लिखल है, भाजो लगाम से जाते रहे तो कोनो काम कर। अंबानी से ज्यादा पढ़े लिखे लोग रिलायंस में है कि नहीं? टाटा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग टाटा में है कि नहीं है? नेता से ज्यादा पढ़े लिखे लोग सचिवालय में है। बुझा रहा है? तो समाज को ज्यादा समय तक गुलाम रखने के लिए बताया जाता है कि पैसा क्या चीज होता है। यह बात बोलने के लिए भी आपको पहले जबरदस्त पैसा कमाना पड़ता है, तब बोलिएगा पैसा क्या चीज होता है, तो लोग सुनेंगे। अदरवाइज में कोई नहीं सुनेगा यहाँ पे। तनी तुम बोलो ना तनी कि पैसा क्या चीज है, तो चुप है, गधा कहेंगे। नहीं समझा गया? ये लंबे समय तक। तो कोई समाज बदलेगा कब? जब समाज के पास पैसा होगा तब। अब आपके पास खुद का 4 व्हीलर है, कोई आएगा कहेगा 500 रुपए में वोट दो, तो क्या कहोगे? ही ले हमारी दुआरी पे से, भाग हमारी दुआरी पे से। नहीं समझ में गया? किसी को दिक्कत? हमें गांव में ना सड़क बनाया तो घर के लगा ले आके छोड़ दिया, तो हमको जी कह घींच दो, हम लोग आगे का खुद ढलवा दिए। कौन सी क्या करेंगे? क्या जरूरत है भाई? तो बोल अभी नहीं, ढला देंगे हम। और बाकी जो बनाया था तो ठेकेदार तो टूट गया है, जो हम लोग डाले थे ना तो अवेलेबल चले। बाकी कुल सड़क टूट गया 2 साल में, तो अंजर पंजर निकल गया सड़क का। तो समाज में याद रखिएगा, जब तक आपको पैसे से कमजोर रहेंगे दबा दिया जाएगा यहाँ पर। समझा गया कि नहीं गया? चाइना इस चीज को भली भांति समझ गया।
उसने कहा कि भाषणबाजी बंद करिए, तुम ये जो भाषण देता है ना चुपचाप बंद कर यहाँ पे, ना तो तुम हम ना छत्ते पे से फेंक देंगे यहाँ पर, पहले तुम अमीर बन। तो चाइना ने आंख बंद करके माओ जेडोंग के समय सबसे पहले इंग्लिश में प्रतिबंध लगाया, क्या तो शिक्षित शिक्षित जो बनता है ना, आई एम ग्रेजुएट, फेंक देंगे छत्ते पे से तरह के, अंग्रेजी बंद कर चुपचाप यहाँ पे, चुपचाप बिजनेस कर, अमीर बन। इतना अमीर बना चाइना, इतना अमीर बना चाइना कि आज चाइना दुनिया के किसी वैज्ञानिक को पैसा देता है, बुला लेता है। आज चाइना के पास जितनी टेक्नोलॉजी है, इनफैक्ट उसमें उसकी 90% चुराई हुई है, लेकिन चुराने के बाद उसके पास इतना पैसा होता है, इतना पैसा होता है, इतना प्रोडक्शन कर देता है, इतना प्रोडक्शन करता है कि पूरी दुनिया में छाप देता है। हो गया पूरा का पूरा, क्या कर दिया, छाप दिया। हाँ, सस्ता दे देता है, पैसा रहे कोई भी चीज। अब एक कटोरा भुजिया बनाइएगा महंगा पड़ेगा, एक इतना भुजिया बनाइए सस्ता पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप 4 को पानी पूरी बनाइए महंगा पड़ेगा, हम 4000 बनाएंगे सस्ता पड़ जाएगा। तो चाइना यही करता है, इतना मास प्रोडक्शन का पैसा उसके पास क्या है, बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और हम लोग गरीबी भयानक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गया अधिवेशन याद रहेगा, सांकेतिक विभाजन हुआ। गया में क्या हो गया, सांकेतिक विभाजन हो गया। यहाँ पे 1923 काकीनाडा अधिवेशन मौलाना मोहम्मद अली जौहर द्वारा किया गया। खादी वस्त्र इत्यादि उतना नहीं पूछेगा ये वाला। अरे भैया 24-25 देखो, गांधी जी में याद रखना, 16 में गांधी जी गए थे लखनऊ में, अगली बार आई एनी बेसेंट। 24 में गांधी जी स्वयं अध्यक्षता किए, तो 25 में आई सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। तो जब भी महिला अधिवेशन देखेंगे तो उससे पहले गांधी जी वाला याद रखना है। समझ आ गया कि नहीं गया? तो बताइए पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला सरोजनी, 1924 गांधी जी, 1925 सरोजनी नायडू, 1924 गांधी जी, 1925 सरोजनी, 1924, 1925, 24, 25, बेलगाम अधिवेशन 1924, कानपुर 1900, बेलगाम, कानपुर, बेलगाम की अध्यक्षता, कानपुर की अध्यक्षता। गांधी जी ने कितनी बार अध्यक्षता किया? एक बार, बस एक बार। पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू, पहली पहले पहली महिला। गांधी जी कितनी बार? 1924। कौन सा अधिवेशन? बेलग्राम अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? बेलग्राम अधिवेशन। 1920 नागपुर, नहीं दो बार हुआ था। नागपुर में प्रस्ताव आया था, और विशेष अधिवेशन पूछेगा तो कलकत्ता। उसी समय डिस्कस कर रहे थे तुम, नहीं बताए थे जी? ऑनलाइन पोल भी कराए थे। ये हिडिम्बा का ने कहा इसका दिमाग में है। हिडिम्बा कोई राक्षस नहीं थी। नहीं, वो तारकासुर थी वो। ना ना, वो अलग थी, हिडिम्बा अलग थी। तारकासुर, तारकासुर, हम गलती से हिडिम्बा बोल दिए। तारकासुर, तारकासुर राक्षस नहीं थी ना, तारकासुर राक्षस नहीं थी वहां पर, हिडिम्बा नहीं। आगे बढ़े, वो तो अच्छी थी, हिडिम्बा तो ठीक थी। हाँ, नहीं तो इसका नाम बदलो तो तारकासुर को। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। 1924 बेलग्राम, 1925 हाँ कानपुर, 1926 गुवाहाटी। खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। सदस्यों के लिए कौन सा वस्त्र अनिवार्य किया? खादी वस्त्र। खादी वस्त्र को क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया। ये कभी पूछता है ये खादी वस्त्र वाला। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 क्या अनिवार्य किया गया? खादी वस्त्र, खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया। ये तो सबको याद है। 1929 लाहौर, 1929 लाहौर। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्षता, अध्यक्षता क्या मांगा गया था? पूर्ण स्वराज। क्या मांगा गया? पूर्ण स्वराज। क्या मांगा गया? पूर्ण स्वराज। याद रहेगा। 1931 भी याद होगा आपको, कराची अधिवेशन। अध्यक्षता क्या मांगा गया? पूर्ण स्वराज 1900, मूल अधिकार 1900, सरोजिनी नायडू 1900, महात्मा गांधी 1900, पहली महिला अध्यक्ष 1917। कहां पे? कलकत्ता, कलकत्ता अधिवेशन। 1929 याद रहेगा। 28 में कहा गया जी? 28 पढ़ा,
अरे भाऊ ये ज्यादा पूछा, कराची अधिवेशन, ये आप लोग को तो भूलना नहीं है, 10 बार पूछ चुका है। कौन सा? कराची अधिवेशन। 1933 कलकत्ता अधिवेशन। 1933 यहाँ कभी कभी पूछता है कांग्रेस की तीसरी महिला और भारत की दूसरी महिला अध्यक्ष, ये कभी कभी पूछता है, अमूमन पहली और दूसरी महिला पूछता है। एक दो एग्जाम में पूछ दिया था तो लड़का सब हिल गया था सब यहाँ पर, तो कभी कभी ये पूछ देता है नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन, याद रहेगा। 1933 कहां पर? कलकत्ता। पहली महिला भी कलकत्ता, तीसरी महिला भी कलकत्ता। कलकत्ता समझ में आ गया कि नहीं? आगे कलकत्ता, आगे बढ़ जाए, महिला डोमिनेटिंग है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोलकाता अभी भी वहां पे दीदी है, कहला हो वो हो, क्या हो वो? कहला, पता नहीं क्या होगा कहला हो वो। हाँ पहुंच गया वो। बंगाल के इलेक्शन में एक चीज खराब, जानते हो क्या लगता है? पिछले तुम 19, आप लोग तो 1995 में पैदा नहीं हुए होंगे, एक आध को होगा 1995 का। अरे तो होगा 1900, इसमें एक दो होगा। तो 1995 से लेके और आज तक बंगाल का कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई हो, सब में होता है, बहुत वायलेंट इलेक्शन होता है हमेशा। तो बिहार में क्या उतना होता है कभी? अच्छा कुछ बिहार करो, बंगाल में ये हर साल सोचा कुछ ना कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं। चुड़ैलों का धावा फ्रांस की क्रांति में था। हाँ, वास्तिल दुर्ग का पतन फ्रांस की क्रांति में हुआ। फ्रांस की 5,000 महिलाएं राजा के ऊपर धावा बोलती, जिसको चुड़ैलों का धावा बोलते हैं। आगे बढ़े, तीसरी महिला नलिनी सेन गुप्ता, तीसरी महिला नलिनी सेन गुप्ता। 1934 में बंबई में कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। क्या थे? राजेंद्र। उतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछता, उतना कम कम पूछता है इसको। 1936, 37, 38, 39 चारों पूछता है, चारों पूछ देता है यहाँ पे। 36, 37 जवाहरलाल नेहरू। 36, 37 बोलो। अरे बाप, ए बाबू उसका क्वेश्चन है, को पूछना था। विक्टोरिया अंग्रेजों का नोट चलता था। हाँ हाँ, कोलकाता राजधानी से दिल्ली क्यों लाया गया? और तीसरा क्वेश्चन, और कोई? और कोई है? बैठ जाओ। और अब सुनो ध्यान से, बाबू का पहला क्या था कि पहले गुलामी से पहले हम लोग क्या कौन सा नोट चलता? तो जस्ट अंग्रेजों के आने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले भारत का एकीकरण में नहीं था, भारत अलग अलग में थे। मुगल अपने पतन पे चले गए थे सब। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में मराठों का सिक्का चल रहा था, नीचे में हैदराबाद का चल रहा था, एक बड़े एरिया पे मुगलों का चल रहा था। यूनाइटेड तो इंडिया था ही नहीं उस समय, टूट चुका था। समझ में गया? दूसरा, कलकत्ता कहाँ लेके चले गए सब? उसका रीजन था क्योंकि प्रशासन में एक दिल्ली आसान था। ठीक है, अखंड भारत के हिसाब से दिल्ली देखोगे एकदम सेंटर में था, वहां से लाहौर, इस्लामाबाद, कराची सब। अखंड भारत को देखोगे तो कलकत्ता थोड़ा फार साइड हो जाता है, ईस्ट हो जाता था। दिल्ली पर्वत से गिरा है। और उसका अगला क्वेश्चन कौन चाहिए तुम देख के ले आना, तुम्हारा क्वेश्चन वो डाउटफुल है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो वो वाला एक बार तुम क्वेश्चन लेके आना, क्योंकि कई बार बच्चे क्वेश्चन पढ़ के आते हैं, कुछ यहाँ पूछ देते हैं कुछ। ठीक है, तो 36 और 37 जवाहरलाल नेहरू, 38, 39 सुभाष चंद्र बोस, 36, 37 36, 37 जवाहरलाल नेहरू, 38, 39। इसमें ना ध्यान से समझिएगा, इसमें एक 37 वाला याद रखिएगा कि 37 में जब जवाहरलाल नेहरू ने किया था तो फैजपुर में किया था। कहां किया था? फैजपुर महाराष्ट्र में है, और यह पहला संगठन था जो गांव में हुआ। तो 1937 वाला याद रखेंगे, फैजपुर अधिवेशन गांव में हो, फैजपुर अधिवेशन गांव, फैजपुर अधिवेशन याद रहेगा, फैजपुर अधिवेशन गांव में हुआ। एनी प्रॉब्लम?
1938 में क्या हुआ ना, सुभाष चंद्र बोस आ गए हरिपुरा अधिवेशन में। कौन आ गया? हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन में। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं था। और गुजरात में है हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात। अध्यक्षता किसने किया? सुभाष। यहां तक में दिक्कत नहीं है। अगले साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया 39 में, और इत्तेफाक से जीत गए सुभाष चंद्र बोस। अब महात्मा गांधी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस सुनिए ध्यान से, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है, तनको इन्ने उन्ने करिएगा ना तो पूरे कांग्रेस को प्रतिबंध लगा देगा। हम एक लंबा प्लान करने वाले हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, बड़का आंदोलन करने वाले हैं, और उसका जो आह्वान करेंगे वो इसी मंच से करेंगे। आपके चक्कर में मंचे बंद हो जाएगा। एक काम कीजिए, आपको गरम दल बनाना है, तड़ाम भड़ाम करेंगे, और कांग्रेस के मंच से गरम दल बनाएंगे तो कांग्रेस में 60% नरम दल वाले हैं, तो आपको भीड़ दिखेगी हजार की, आएगा 400। अब भी गड़बड़ा जाएंगे, असेसमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो कोर इसका तो नरम दल है। तो एक काम कीजिए, आप प्योर गरम दल बना लीजिए, इसमें से लेके चले जाइए। इससे क्या होगा कि अगर प्रतिबंध भी लगेगा तो उस पर लगेगा। दूसरा, आपको एग्जैक्ट चीजें वहां मिल जाएंगी, टारगेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी। सुभाष चंद्र बोस ने बना लिया फॉरवर्ड ब्लॉक और कांग्रेस को छोड़ दिया। एक इतिहास में दिखा दिया कि दोनों में मार हो गया। स्ट्रेटेजी थी। बहुत आदमी के सामने स्ट्रेटेजी बताओगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। नहीं समझा गया? वो नहीं समझेगा, सब स्ट्रेटेजी नहीं समझ पाता है सब। जैसे किसी छोटा बच्चा को कह दोगे ना, एक छोटा बच्चा था, उसके पापा कहे कि कोई आया था इसे जिससे उसके पिताजी मिलना नहीं चाहते थे, तो छोटा बच्चा था उनका, क्लास 1-2 में पढ़ता था, बोले जाके बोल दो कि पापा नहीं है। तो जाके खड़े बोल दिया कि पापा बोलेंगे, जाके बोल दो पापा नहीं है। बच्चा सीधा होता है, तो सीधा आदमी अब सीधा बच्चा, सीधा और बहु डुबा देता है सबको। तो गांधी जी खुल के कहेंगे कि हम विदो आंदोलन करने वाला कि लपेट दे नौ को, नहीं ना कहेंगे। और एकरा कहते ओकरा दिखा दिया कि लड़ते हैं, और इतना ही लड़ते तो राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने, गांधी जी को किसने दिया? नहीं देता। आप ही बताइए, कोई आपसे लड़ लेगा, आपको भगा देगा तो आप उपाधि दीजिएगा? और ऐसा तो नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस कोई इतने कमजोर आदमी थे कि उन्हें गांधी के समर्थन की जरूरत ही थी। पैरेलल चलने वाले इंसान थे। तो प्रस्तुत ऐसा कर दिया गया ना, इतिहास में पॉलिटिक्स घुसा दिया गया। इतिहास में क्या घुसा दिया? पॉलिटिक्स घुसा दिया। हाँ हाँ, वो सब जो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ा, उधर अल्लाह करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। तो 1937 में क्या हुआ? फैक्ट पहला अधिवेशन जो कहा हुआ? गांव में। हाँ, गांव में। और उसके बाद आया त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य। हुआ बवाल, क्योंकि 1939 में क्या चालू हुआ था? सेकंड में। अच्छा, अपने से सोचो, अगर महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस से प्रॉब्लम रहता तो 1938 में भी वही थे, वहां हटा सकते थे। यहां महात्मा गांधी ने कहा कि आप अध्यक्ष मत बनिए, चुनाव करा के देख लेते हैं। क्या कराते हैं? चुनाव। तो चुनाव में खड़े हो गए पट्टा भी सीधा रमैया, पट्टा भी सीधा रमैया, पट्टा भी सीधा रमैया। समझ में गया? पट्टा भी सीधा रमैया, चुनाव हार गए और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए। गांधी जी फिर बुला के समझाए, देखो यार, हम तो ये सोचते थे कि प्यार से हो जाएगा, लेकिन ऐसा ऐसा मैटर है, हट जाइए, नहीं तो पूरा कांग्रेस में क्या लग जाएगा? प्रतिबंध लग जाएगा। नहीं समझा गया? किसी को दिक्कत? जैसे मान के चलिए हम ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी में 10-15 बच्चों का ऐसा ग्रुप है जो करा कि नहीं हम उग्र प्रोटेस्ट करेंगे, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? सुन, हम लोग ई गली में है, ते वो गली में चल जाओ, ते अपन बवालों ने करते रहो। तो क्या हम दोनों में दुश्मनी है? लेकिन ये क्या हम बता के करेंगे? लेकिन बहुकन को लगेगा तो दू फाक हो गया। तो बहुकन को समझाना बहुत मुश्किल है, और दुर्भाग्य से अपने देश में इनकी संख्या करोड़ों में है। अच्छा, कम भी नहीं होंगे सब, नहीं समझे? कम भी नहीं होंगे, तो इनको आप कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, क्या चीज? बहुका साहब, बहुका साहब का इतिहास ना डेली सुबह उसके व्हाट्सएप पे आएगा। डेली सुबह उसके व्हाट्सएप पे क्या आएगा? जहरीला मैसेज आएगा, और उसको कुछ मान लेगा। मेरी बहन का चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कौन बोल दिया आजादी लीज पे मिली है? हाँ, आजादी लीज पे मिली है। अच्छा, जो अगर ये बात बोले ना आजादी लीज पे मिली है, वो तुम्हारी बात ही नहीं सुनेगा, तो उसको बोलना, उसको ये बात बोलना। तो उस समय तो सरदार पटेल भी थे, तो कहना ना तब तब फिक्स मिला है, तब फिक्स पूरा मिला, पूरा। नहीं समझा गया? नहीं तो उनसे पूछिएगा कि उस समय हम लोग तो थे नहीं। उस समय अगर आजादी लीज पे मिलती है तो दो ही लोग का काम है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। प्रधानमंत्री नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल। ऐसा जितना बोलता है ऐसा लीज पे मिली है ना, हम कहते हैं कि जाके महारानी के सीधाने कहो कि औकात है तो तनी लीज कैंसिल करके वापस गुलाम बना के देखो। नहीं समझ आ गया? हाँ,
हाँ, तो लीज कैंसिल करा के परमानेंट ले ले, कौन मना किया? क्योंकि पतोहिया जिंदा है, बिलार नाम है उसका। आगे बढ़े। तो त्रिपुरी संकट 1939, त्रिपुरी संकट 1900, त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश। बताइए सुभाष चंद्र बोस के विरोध में चुनाव कौन लड़ा था? कांग्रेस का इतिहासकार किसे कहा जाता है? पट्टाभी सीतारमैया को। चुनाव कौन जीता? लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? त्याग पत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। तो उनके जगह पे कहा कि गांधी जी कहे पट्टाभी सीतारमन को, हे पट्टाभी भाई आपका ना पद खाली हो गया, जाइए जाइए बैठिए बैठिए, है महाराज पूरा जब आदमी इतिहास में सब हमको गरी आएगा, सब वो चुनाव हार गया तब वो बैठ गया यहाँ पे। ऐसा आदमी थोड़े इतना नहीं है। तब कहा कि आप किसी को बैठा दीजिए, तो पता चला कि भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, ऐसा गंभीर समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति को बैठाना है, तो राजेंद्र प्रसाद को बैठाया गया। देखो मेन इसमें ना आंदोलन देखना नहीं, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? किसको? हाँ, वार होने के टाइम पे हम लोग को थोड़े पता था कि हिटलर हम लोग के लिए देवता का काम करेगा। काश हिटलर 6 महीना और जी जाता ना। केवल ये परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम 2 साल लेट हुआ रहता ना, अरे बाप बाप, मजा आ जाता अब तक तो। चलिए आगे बढ़े। तो 1939 में कौन अध्यक्षता किए थे? डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र। अब अध्यक्ष के पद को लेकर जब बवाल हुआ ना, तो बहुत गलत मैसेज गया। ये वह समय था जब 1940 में जिन्ना ने खुलेआम बोल दिया कि हमें पाकिस्तान चाहिए। तो भारत पे डबल संकट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अंग्रेज सुनने को तैयार नहीं, सीधे बंदूक लेके बात करते थे। कोई कहेगा हमारी मांग पूरी करो, मार देते धाए से। और किसी का मांग है? आप अपने से सोच के देखो, जो दुनिया से लड़ रहे हैं सब, उसको हमारे प्रोटेस्टर को मारने में क्या जाता है? अपने से सोच के देखो ना, जो वर्ल्ड वार चल रहा है, तो हमारे जो विद्रोही लोग को मारने में उनको क्या जाता है? तो बड़ी संकट था। उधर जिन्ना लगा उघारे नाचने कि हमको पाकिस्तान चाहिए, नहीं तो हम बवाल मचा देंगे। नहीं समझ में गया? क्या कर देंगे? बवाल मचा। तो फिर 1940 में जब अधिवेशन हुआ, रामगढ़ अधिवेशन, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को मतलब किसे बनाया गया? अबुल कलाम। और अबुल कलाम आजाद को यह जिम्मेदारी दी गई कि जहां जहां वो मुस्लिम मुस्लिम बोलेगा आप पहुंच जाइएगा, जब जब मुस्लिम मुस्लिम बोलेगा तो आप पहुंच जाइएगा। यही वजह है कि विभाजन के टाइम पे बहुत ज्यादा अस्त व्यस्तता नहीं देखने को मिली थी, क्योंकि जितना जहर घोलता था जिन्ना, कहता था हिंदुस्तान में रहोगे मुसलमान तुम जी नहीं पाओगे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते थे कि तू बात सब काहे मानेगा, सब बौक है क्या? नहीं मानता था। तो मुसलमानों को भी लगता था ऐसा होगा। जो मुसलमान चले गए, आज बेचारे का क्या हाल हो रहा होगा सोचे। उस पाकिस्तान में क्या मिलेगा आपको? एक चीज आपको खाने पीने का चीज, मैंने कबाब, बिरयानी, स्टू यहाँ पे भी मिलता है, वहां पे भी, यहाँ पे अब पजामा पहन के अब बम बांध के उड़ जाइए। खाए पिए में बर्बाद हो गया सब सब। नहीं समझा गया? खाए पिए में बर्बाद हो गया सब। तो विभाजन के बाद तो बेचारों का लॉस हुआ ही, बर्बाद हो गया सब। अब तब नहीं, अब कुछ नहीं कर सकता। अब क्या कर पाएगा पाकिस्तान? भारत में मिलेगा? केवल जमीन चाहिए, बाकी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे लाइन से बिछा के रोलर से कचार दिया जाएगा। और पियर का रोलरवा होता है ना, सड़क चापने वाला, बिछा के सबनी को चाप दिया जाएगा। जो हाँ हाँ भाई, दिल्ली मुंबई हाईवे बिछा देना है। आगे बढ़े। तो 1940 से 46 तक कौन थे? सबसे लंबा कार्यकाल अबुल कलाम, अबुल कलाम आजाद, याद रहेगा? अबुल कलाम। अब 1942 में विशेष अधिवेशन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, उस समय भी कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। और आजादी के समय मेरठ में एक विशेष अधिवेशन हुआ, जेबी कृपलानी हुआ। इसके काल में अंग्रेजों द्वारा क्या हुआ था? सत्ता हस्तांतरित हुआ था। समझ में गया? तो आजादी के समय विशेष अधिवेशन मेरठ में हुआ था, और क्या आया था? सत्ता हस्तांतरित हो गए थे। हम लोग को क्या दिया गया था? हस्तांतरित, पावर को हस्तांतरित कर दिया गया था। एनी प्रॉब्लम? सारा का सारा अधिवेशन हो गया, हो गया। कांग्रेस पे की गई टिप्पणी। कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। कांग्रेस अपने पतन की घड़ियां गिन रहे हैं। हाँ? पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी।
बरसाती मेढक की तरह साल में एक बार टर टर बोलेंगे तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। शिक्षित लोगों का एक तमाशा। कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एक तमाशा है आसोनी, समझा गया? इतना याद रखना है। लाला लाजपत राय वाला कई बार पूछता है। लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, तभी तो कांग्रेस में फूट पड़ गई। बाकी उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सोसाइटी में सबसे पहला सोसाइटी था लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर। बाकी सोसाइटी में याद रखिएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये क्वेश्चन पूछेगा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष था राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन राधा भाई नो, बॉम्बे एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देव। बॉम्बे एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। बॉम्बे एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। नहीं, डेट नहीं याद रखना। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। मद्रास महाजन सभा, ये याद रखना है यहाँ पे। सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर। मद्रास महाजन सभा, सुब्रमण्यम अय्यर। मद्रास महाजन सभा, सुब्रमण्यम अय्यर। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद। मद्रास महाजन सभा सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर। याद रहेगा, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी भूमि सुधार में 3 सुधार याद रखना है, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त। रेडी आप लोग? हाँ, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त। चलिए तो देखा जाए यहाँ पे भूमि सुधार के लिए सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त लाया था कार्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त, इसमें जमीन का मालिकाना हक जमींदार को दे दिया। जमीन का हक किसानों को नहीं है, किसको है? जमींदारों। तो जमीन का मालिकाना हक किसे दे दिया? जमींदारों को दे दिया। सबसे कठोर कानून कौन था? अस्थाई बंदोबस्त। ये सबसे कठोर कानून था, इसलिए कहा गया था। कठोर क्यों था? क्योंकि जमींदार ज्यादा अत्याचार करते थे। सब जमींदार को कहा गया कि तुम्हें टैक्स वसूलना है, जितना टैक्स होगा उस टैक्स का 11 हिस्सा करना है। 11 हिस्सा में 10 हिस्सा हमको दे देना, 1 हिस्सा तुम रखना। अब ये जमींदार को तभी फायदा होगा जब वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलेगा। नहीं समझे? ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलेगा तभी तो फायदा होगा, क्योंकि उसको कुल टैक्स का 11% मिल रहा था। बाकी 89% किसको देना था? अंग्रेज को। तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलने के लिए इतना अत्याचार करता था जिसका कोई हद नहीं। और दूसरा, अगर टैक्स में रत्ती भर कमी हुई हिसाब के दिन, तो सूरज ढलने से पहले उसकी जमींदारी छीन के दूसरे को दे दी जाएगी। इसलिए वो अपनी जमींदारी ना चली जाए और अपना मुनाफा ना चला जाए। इतना भारतीयों पे अत्याचार किया है जिसका कोई हद नहीं। अगर आप गौर करके देखेंगे तो भारतीय जमींदारों ने भारतीयों पर जितना अत्याचार किया है, डायरेक्टली अंग्रेज उतना नहीं किए, लेकिन भारतीय जमींदारों ने ज्यादा अत्याचार किया। इस चीज को फिल्मों में भी देखे होंगे आप लोग। एक फिल्म देखिएगा, मर्द, अमिताभ बच्चन। हाँ, देखिएगा यहाँ पे मर्द। हाँ, बहुत पुरानी मूवी है। उस समय अमिताभ बच्चन जवान थे। बहुत अच्छा मूवी। हम कौन बनेगा करोड़पति में गए थे, तो अमिताभ बच्चन पूछे कि आप मेरी कौन, हम उनको बताया कि आपकी हमको मर्द मूवी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम पिटाए भी थे मूवी देखने के लिए। पहले गांव में टीवी थोड़े होता था, कोई एक आदमी की टीवी रहेगा, वहां एक वाट के 25 आदमी देखेगा। तो वही टीवी देख रहे थे, 10 रात का 10 बज गया। गांव में रात का 10 मतलब समझ जाओ कि बाप रे बाप। गांव में रात 10 बज गया मतलब समझ जाओ तुमको इमरजेंसी घोषित। और हम घरे आए तो सारा दोस्त तो चल गया, हमारा एकदम लास्ट में घर था। हम पहुंचे, अब दुआरी पे चाचा, बुआ, मम्मी, दादा, दादी एकदम दुआरी पे। अतले हम डगरते आए, और टॉर्च रहता था एगो स्टील का, इसे दिख गया, दिख गया, दिख गया। यहाँ पे जिसको देखो तो मार रहा था हमको। 7-8 आदमी मिल के मारा हमको, मार के मार। यहाँ पे मम्मी मारी, दादी मारी, दादा, सब जना धोया लोग बढ़िया से। 10 बजे तक क्या कर रहा था रे? क्या कर रहा था? फिल्म देखने का था। फिल्म देखेगा,
फिल्म देखेगा, खानदान का नाम रोशन करेगा फिल्म देख के। और ये जो मार मारा लोग ना एकदम, जहां तो हम कंफ्यूज हो गए थे, डायरेक्शन ऑफ पेन दर्द किधर से कर रहा है, तो हम बेसिकली कंफ्यूज हो गए थे। तो अब मेरी बुआ हमको चिढ़ा दी कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हम फिल्म देख के आते मर्द, हम क्या मर्द को दर्द नहीं होता। दूसरा फिर हम सेकेंड राउंड पिटाए। अरे गड़बड़ा गया हम, सेकेंड राउंड फिर पिटाए। तो उस समय हाँ? ना खाना पीना का तो उतना मिल गया होगा, दादी जो है लोग ने चुरा के दे देती है, ले खा ले दादी पीट पाट के बाद में जो दादी कम मारती थी। अब दिन के आज चल हम लगे सूझ रहे थे, सूझ में अपनी अम्मा लगे तो फिर मरिए। तो दादी सुला दी अपने बार, और उसके बाद तो मर्द को दर्द नहीं होता। मूवी तो ना चाकू से लिख देता है। आप उन मूवियों में देखिएगा, आपको अस्थाई बंदोबस्त दिखाएगा। वहां जमींदारी का हक किसको था? जमींदारों। इतना अत्याचार किया सब जमींदारों ने, इतना अत्याचार किया जिसका कोई हद नहीं, बहुत सताया सब जमींदारों। तो जमींदारी हक इसी को था। कार्नवालिस के समय ये चीजें आई थी। अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून कहा जाता था। सूरज ढलने से पहले अगर नहीं देंगे तो आपकी जमींदारी चली जाए। लेकिन इससे साफ सुथरा था रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में कहा गया कि किसान से हम टैक्स लेंगे। किससे लेंगे? किसान से। किसान से टैक्स लेंगे। इससे ये फायदा हुआ कि एटलीस्ट कम से कम जमींदार को तो दलाली नहीं देना पड़ा। तो रैयतवाड़ी में इसको किसने लाया था? कर्नल रीड ने। किसने लाया था? कर्नल रीड। और किसके? टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो ने पूरे भारत में, कर्नल रीड के कहने पे टॉमस मुनरो, रीड के कहने पर टॉमस मुनरो, टॉमस रीड के कर्नल रीड के कहने पर टॉमस मुनरो। बताइए इसमें किसान टैक्स किससे लिया जाता था? इसे टैक्स किससे लिया जाता है? किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था से टैक्स किससे वसूला जाता था? इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक किसके पास था? किसान। अब इसके बाद आता है महालवाड़ी व्यवस्था। कौन सा था? महालवाड़ी व्यवस्था। इसको किसने चालू किया? मैकेंजी। देखो याद कैसे रखे, माँ से महालवाड़ी, माँ से मैकेंजी, माँ से महालवाड़ी, माँ से मैकेंजी। अस्थाई बंदोबस्त कार्नवाल, अस्थाई बंदोबस्त और ये रैयतवाड़ी कर्नल रीड और मुनरो। मुनरो याद रहेगा। और महालवाड़ी मैकेंजी। इसे पूरे गांव पे टैक्स बांध दिया गया था। इस गांव से हमें इतना टैक्स चाहिए, इस गांव से इतना टैक्स चाहिए। मुखिया डिसाइड करे किसकी जमीन उपजाऊ है, किसकी जमीन बंजर है। सब में थोड़ी छूट थी, लेकिन सबसे खराब क्या था? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त। और ये हकीकत है, भारत को सबसे ज्यादा क्षति यहीं के लोगों ने पहुंचा। और केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को जितना तकलीफ अपने पहुंचा सकते हैं उतना कोई नहीं, क्योंकि गैरों को पता क्या ये दिल दुखता है किससे। नहीं समझे? रावण मारा गया, अब जयचंद ने किसी के साथ गद्दारी किया? पृथ्वीराज चौहान। तो ये जब तक गद्दारी नहीं होगी तब तक नहीं जा सकता। अरे बाबू ये तो राजा महाराजा हैं, ये तो राजा महाराजा हैं, इनको कोई पूछता है? भगवान राम जब वनवास काट के आए तो अग्नि परीक्षा बैठाया लोग अयोध्या में। सीता माँ को कहाँ का बैठाया? लंका का आदमी नहीं बैठाया, अयोध्या का। तो सबसे बड़ी परीक्षा आपके अपने ही लेते हैं। बहुत टफ होता है ये सब चीजें, बहुत टफ। पूरा भली बात ही जानते हैं, इसलिए अपने बारे में ढेर कुछ बताया नहीं जाता। बता देंगे ना कुछ टॉर्चर करने लगे ढेर, भगोरे का ढेर ढेर अपने बारे में। हमरा देखो कोई अपने बारे में कुछ बताए हैं? ना, हमारे ठोकर बैंक में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जहां हम किसी को कुछ नहीं बताते। सीधे आप क्या, हम क्या, हम शुरू होते हैं खान सर से। अब बोलो। नहीं तो फिर भी हम आपको खखोर के पूछेगा, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि क्या, कैसे कैसे क्या हुआ। हम क्या करेंगे जान के? ढेर खखोरेगा तो कहते हैं कि तुम हमें समझ सको, अभी तुम में इतनी समझ नहीं। ढेर खखोर, जितना जानेगा उतना खखोरेगा। नहीं समझे? उसे अच्छा जानबे मत करो। नहीं समझे? उद्देश्य यही था कि एक छाप छोड़ दे आदमी इंसान। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ये बात कहता है कि नहीं कि मेरा फीस आज डाउन हुआ है। बसंती को छोड़ के गब्बर भी नाच रहा है। बढ़िया बढ़िया आदमी लोग। एक समय था जब 200-250 में हम पढ़ाते थे ना, तो लोग कहते थे कि स्टैंडर्ड क्या है। अब सब जना 150-200 सब जना आ गए कि नहीं आ गए? सब जना आ गए। मुझे अच्छा ये सब चीज का अभी देखो ना। हाँ
फ्री में हो रहा है? अच्छा, सब चीज फ्री फ्री में। नहीं नहीं नहीं, एडमिट कार्ड नहीं ना बाबा, अरे उसमें क्रूसियल डाटा होता है। ना ना, नहीं बाबू, उसमें आपका आपका कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, आपका आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड, ये चीजें जो होती है ये पब्लिकली नहीं होनी चाहिए। नहीं समझे? हम लोग क्या, किसी का रिजल्ट होता है तो उसका पब्लिक, बस नाम क्या है बाबू, कहाँ के, जिला कौन है, आप देखिएगा हम आपका जल्दी गांव भी नहीं पूछते। देखते हैं बहुत सारी चीजें अभी नहीं, लेकिन बाद में कई बार क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाता है ऐसे यहाँ पे, बिना मतलब का क्या जरूरत है ये सब करने का। अभी मेडिकल वालों का बारी है। मेडिकल वालों का बारी है। हाँ, हमारे पीछे पड़ के रहेगा। नहीं, सारा डॉक्टर खराब नहीं होता। अब मेडिकल के बाद किसान है, किसान, हाँ, किसान वाला काम हो रहा है, बहुत लंबा प्रोसेस है। एक दो किसान थोड़े है, बहुत स्ट्रक्चरल चेंज करना है किसान लोग, और आप लोग के आने वाले बाल बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी। हाँ, हाँ, और क्या यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी में हमने अगर ग्रेजुएशन किया और 40-50 हजार रुपया नहीं कमा पाया तो धो के दीवार में रगड़ देंगे। क्या ना, अदरक रगड़ दिया जाता है, घी के तनी से बचता है, धो के रगड़ देंगे उसको। में हमें पंजी कर नहीं आया था तब तुम, जब पैसे नहीं कमा पाया तो क्या करेगा पढ़ाई करके, तो पैसा नहीं समझे, ये सब नहीं। अभी लंबा प्रोसेस है। ये सारी व्यवस्था याद हो गई आप लोग को? किसी को दिक्कत? सबसे कठोर कौन था? अस्थाई बंद। बाकी कोई याद नहीं पूछता। यहाँ पे बंगाल के क्षेत्र में इजादारी व्यवस्था थी। इजादारी मतलब होता है बोली लगाओ, कौन ज्यादा बोली लगाएगा उसको दे देगा। आईपीएल में कैसे बोली लगाया जाता है, वैसे वहां टैक्स देता था। ये गांव से सबसे ज्यादा टैक्स वसूल के कौन देगा, बोलो सर? 10 लाख, 11 लाख, हम 15 लाख, और कोई है? नहीं है। 15 लाख में जमींदार बन गया। नहीं समझा गया? तो नहीं नहीं, हाँ, बट नीलामी लगा के बोलता था। इसमें क्या था? नीलामी लगा। इजादारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? इजादारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? इजादारी। अब देखते हैं मजदूर संगठन। कौन सा संगठन? मजदूर। इस मजदूर संगठन में आपको याद रखना है 1920 में लाला लाजपत राय द्वारा बनाया गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। बाकी को अब भूल जाएंगे, हमको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। आगे बढ़ जाए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस याद रहेगा। बाकी इसको ज्यादा जाने हैं। भारतीय उद्योग, बाबू देखो ध्यान से, भारत में कोई उद्योग नहीं लगा क्योंकि अंग्रेजों ने पूंजी नहीं लगाया। क्वेश्चन पूछेगा, भारत अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा उद्योग क्यों नहीं लगा? पूंजी नहीं लगा। उद्योग किस पे लगता है? पूंजी पे। पूंजी मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी, और कभी भी नहीं लगेगा यहाँ उद्योग। उसका रीजन है कि यहाँ की जमीनें बहुत महंगी और बहुत विवादित है, और लोग जमीन को के पास ज्यादा उद्योग नहीं, तो वही कमाने के लिए सोचते हैं। जान जाएंगे यहाँ फैक्ट्री लगेगा ना तो 4 लाख का जमीन 40 लाख मांगेंगे। नहीं समझा? आज भी बिहार से 10 गुनी सस्ती जमीन राजस्थान में है। आपको राजस्थान में 100 एकड़ जमीन लेनी है ना, एक हफ्ता में डील फाइनल। यहाँ 100 एकड़ जमीन है नहीं, हाँ ये का हो 100 एकड़ गौवा किन लोग का हो, पूरा बड़ी पैसा रख ले, मार मार कर कुछ पैसा देखो। ओके, दलाल वलाल घेर के एक के जमीन को 5 बार बेचावल, जमीन बेचवा देगा, सब पैसा वैसा लुटा जाएगा। दलाल मोबाइल नंबर ऑफ ऑफ करके बाद में कहेगा ठग दिलो, और उसके बाद चुनाव आएगा तो कहेगा हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं लगती है, लगेगा तो छत पे फैक्ट्री। कैपिटल नहीं था, अंग्रेजों ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और हमारे यहाँ भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ भी नहीं कर पाइएगा अगर आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई भी होटल चलता है उसके नीचे किचन में बैठे खाना बनाने वाले पे, लेकिन उसके पास हुनर है, पूंजी नहीं है। अगर पूंजी हो जाएगा अपना होटल खोल देगा। खोल देगा कि नहीं खोल देगा? लेकिन वो खट रहा है क्यों? पूंजी नहीं है। ठेकेदार को देखिएगा, आके खड़ा हो जाएगा, मसाला बनाएगा लेबर, जोड़ेगा मिस्त्री, पैसा लेगा ठेकेदार, क्योंकि ठेकेदार के पास पूंजी है। वो अपने पैसा से ईंटा गिट्टी सीमेंट गिरा सकता है, 10 लाख इन्वेस्ट कर देगा, उसे पता है कि 20 लाख आएगा, लेकिन 6 महीने तक 10 लाख इन्वेस्ट करके छोड़ देगा। मजदूर को 10,000 रुपया एक दिन में मांगेंगे तो कुछ नहीं होगा, जा आम का करे यहाँ पे। तो किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए क्या चाहिए? पूंजी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहा बोलो शिक्षा, नहीं बोलो बोलो शिक्षा जरूरी है। तुम्हें गुलाम बनाने का लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है ये। समझ में आ गया कि नहीं? किसको नहीं पता है ठेकेदारी की चीजें? नहीं समझ आ गया? अब तुम्हारे पास पैसा है, किसी का ठेकेदारी तुम भी कर दो यहाँ पर।
पैसा रहना चाहिए ना, क्योंकि ठेकेदारी में पैसा कब मिलता है, जब आपका पेमेंट काम खत्म हो जाता है तब। उतना पूंजी किसी के पास होगा नहीं होगा। तो भारत में उद्योग क्यों नहीं लग पाए, पूंजी नहीं थे। उसका एक और कारण था कि भारत से जो चीज ब्रिटेन जाता था उस पर बहुत ज्यादा निर्यात टैक्स लगा देते थे, इसलिए भारत का चीज वहां इतना महंगा हो जाता था कि बिक नहीं पाता था। और जो ब्रिटेन से चीजें यहाँ थी तो उस पर टैक्स नहीं लगाता था, यहाँ आके छाप जाता था। दूसरा, ब्रिटेन में चीजें मशीन से बनती थी, इसलिए जल्दी और ज्यादा फाइन बनती थी और सस्ती बनती थी। भारत की ज्यादातर चीजें हाथ से बनती थी, इसलिए देर से बनती थी, उतनी फाइन नहीं होती थी और कॉस्टली हो जाती थी। जैसे स्वेटर मशीन से बना है, जल्दी बन गया है, कम समय में बना है, पैसा कम लगा है इसको, फाइन ज्यादा है। और वही कुड़ ऐसे काटा, 3 घर आगे 2 घर पीछे नहीं जाने क्या है? सबसे ज्यादा टफ होता है कॉलर बनाना, बॉर्डर बनाना। कब बॉर्डर बनाना यहाँ पे वो दूसरे के लिए बनवाते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, हाँ, तो वो बड़ी टफ हो जाता है। यहाँ पे कॉलर बनाना है, बड़ी टफ होता है, उसका फिर बॉर्डर लगाओ। यहाँ पे सबका अपना अपना अलग होता है, और उसमें भी जो ढेर होशियार रहता है ना, 2 रंग के ऊन का प्रयोग करेगा और फिर पैटर्न बनाएगा, ललका ऊन 3 घर, हरियर का ऊन 2 घर। और में कभी कभी गलती हो जाएगा तो 5 राउंड पीछे आओ, पूरा पूरा भड़का दो वो, तो पूरा पूरा सिकवे खींच के बाहर करके पूरा लाइन में खींच देते हैं, ऐसे खींच देते लोग ना। तुम्ही लोग को बस आता है। अरे सब लोग, हम लोग भी जब बचपन में पढ़ते थे तो एक सपना था कि हम लोग का भी रेडीमेड स्वेटर आए, बड़ी फाइन रहता था, लेकिन हम लोग वही वाला मोटका ऊन और वह बिनल रह पहनते थे लोग। हम लोग के साथ एक बच्चा पढ़ता था, सौरभ, अमीर था, तो उसका ब्लेजर था, ब्लेजर, उस समय ब्लेजर था उसका यहाँ पे। तो लंच के टाइम पे जब गया ना, तो हम लोग एक को बाहर खड़ा किए थे, देख तो आ नहीं रहा है ना, और जब वो चल गया था, ब्लेजर पहन के देखा, अरे तेरी ऐसा लगता था कि एक दिन हम भी खरीदेंगे इसको यार। और देख लेता तो बवाल कर देता है यहाँ पे। स्कूल में देखिए ना, कोनो ब्लेजर पहन के था, हम लोग का ब्लू कलर का स्वेटर लगता था, ब्लू पैंट, ब्लू स्वेटर, व्हाइट शर्ट, तो वो अलग लेवल का रहता था, फैक्ट्री से बने रहते थे यहाँ पे। अब उसका अलग मतलब भौकाल अलग रहता था। आज हम ब्लेजर पहनता था तो भौकालो मारते रहे, दिन भर में 8 बार आस्तीन में सही करता था। हम लोग को देख और ललचते थे लोग, नहीं समझा गया। 90 रुपए का स्वेटर मिलता था उसमें, बहुत महंगा। अभी तो और महंगा हो गया, अब तो महंगाई हो गया। ठीक हुआ हम लोग पोसा गए लोग गरीबी में, भाई महंगाई में हम लोग रहते थे तो बड़ी दिक्कत हो जाता है। तो एक बार टैक्सेशन वाला सिस्टम हो गया, और दूसरा अंग्रेजों ने कोई पूंजी नहीं लगा, जिस वजह से भारत में उद्योग नहीं लग पाए, भारत में उद्योग नहीं लग पाए। सारे उद्योग के साथ यही थी। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अंग्रेजों ने भारत के सूती वस्त्र के घर में सूती वस्त्र का अंबार लगा दिया। भारत से सूती वस्त्र के लिए क्या ले जाते थे, कपास, और वहां से वो अच्छे कपड़े बीन के भेज देते थे। समझ गया? अब हाथ से बनारसी साड़ी बीनिएगा तो बड़ी टाइम लगेगा, मशीन आ गया, तरतरा दिया एकदम यहाँ पर। नहीं समझा गया? आज भी कितना दुनिया एडवांस हो गया, जो रुतबा बनारसी साड़ी क्या करो नहीं है अभी तो। बहुत आज भी महंगा मिलता है। अच्छा, उसको पहनने के लिए थुथुर भी ठीक होना चाहिए जेकरे लपेट देंगे ठीक नहीं लगेगा ये नहीं कि केहुआ पहना तो ठीक लगेगा, अजीब लगेगा वहां पे। वो स्टैंडर्ड की चीजें स्टैंडर्ड में ही ठीक लगती है। नहीं समझा क्या आप? समझे? वो सारी चीजें सुंदरता की हैं, और जो अंग्रेजों का कपड़ा है वो आकर्षक लगता है। कौनो टेटा भचकल टचकल पहना दीजिए, अच्छा नहीं, वो आकर्षक लगता है वहां। नहीं समझा क्या? आकर्षक सम्मान का प्रतीक नहीं होता है। आकर्षक लगना वो सम्मान का नहीं है, सुंदर लगना सम्मान का चीज होता है। सुंदरता अलग है। भारतीय परिधान सुंदरता के लिए, मिट्टी की मूर्त होती है दुर्गा जी की नवरात्रि में जब मूर्ति बनती है, और जब उन्हें साड़ी पहना दिया जाता है पूरा मिट्टी की मूर्त, कितना सुंदर लगने लगे, वो है सुंदरता। है जो हीरोइन घूमती है सुंदर थोड़ी आकर्षक लगने के लिए। यहाँ पे 5 गो कैमरामैन को पीछे बैठे, हाँ हाँ ठीक ठीक हाँ। एगो सबसे खराब लगता है ना, क्या ये कौनों को धो के मिस इंडिया मिस यूनिवर्स बना देता है, कौनों को धो लेता है यहाँ पे। क्या करे हुआ जो साबुन तेल बेचवाना है, कौनों को धो ले यहाँ पे। तनी पहना ना बनारसी साड़ी, आधा हीरोइन को लोग कहेंगे कौन बना दिया हो हीरोइन हो, ऐसा सबके थुथुर पे सेट नहीं करता। नहीं समझा गया? किसी को दिक्कत? ये नारा तो अपने से याद कर लेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, मोहम्मद इकबाल चल गए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वाला कहता है सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा। मतलब चोर इतना है। अच्छा, चोरी भी किया तो कैसे कर पाएगा, क्योंकि इसी में अगली लाइन जब पढ़ेंगे ना तो उसमें है
यूनान मिस्र रूमा सब लूट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सदियों का मतलब हजारों हजार साल तक हमारा कोई दुश्मन रहा है। आप देखिए ना, आर्य आए सब मध्य एशिया से, कुषाण आए सब मध्य एशिया से, हुंड आए सब मध्य एशिया से, इंडो ग्रीक मध्य एशिया से, पहलक मध्य एशिया से, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, गजनबी, दिल्ली सल्तनत, बाबर, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश, डेनमार्क, दुनिया में सदियों रहा है दुश्मन, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। पाकिस्तान तुम्हें तो पैदा हुए भी सदियों नहीं हुआ है, तुम्हारे दुश्मन कैसे हो जाएंगे सर? अभी तो तुम केवल नाम चेंज कर दिया, हिंदुस्तान की जगह क्या कर दिया पाकिस्तान। और किस मुंह से ये चोट्टा गाते होंगे सब, सदियों रहा है दुश्मन तुम्हें पैदा हुआ। करे यूनान मिस्र रूमा सब लूट गए, जब यूनान की सभ्यता थी तो तुम पैदा भी नहीं हुआ था। नहीं समझा गया? पैदा हुआ था। गजब बेशरम है सब। हाँ, बाप का गुणगान गा रहा है। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता, वेदों की ओर लौटो, जय जगत, संपूर्ण क्रांति, मेरे शरीर पे पड़ी एक एक लट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध, सरफरोश की तमन्ना, इनकलाब भगत सिंह जिंदाबाद बोल रहा है, इनकलाब जिंदाबाद भगत, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, जय हिंद, हे राम, करो या मरो, भारत छोड़ो, तुम हम घुटने टेक कर रोटी मांगे, तुमने हमें पत्थर दिया, किसने? महात्मा, आराम हराम, पूर्ण स्वराज, हु लिव्स इफ इंडिया डाई। ये देखिएगा, ये भूलता है, अक्सर लोग गांधी जी पे मार देते, अक्सर मार देते हैं गांधी जी पे। आराम हराम किसने बोला? जवाहरलाल। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इस पे सबसे ज्यादा गलती करता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? हो गया? हे राम, समाप्त। समझ आ गया? सुनिएगा ध्यान से, 9, 10 और 11 आप लोग का टॉनिक बैच चलेगा। उसका रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी करा लेंगे, क्योंकि उसमें भीड़ भाड़ नहीं चल सकता है, लिमिटेड रहेगा, क्योंकि 12 घंटे बैठ के पढ़ना, एकदम कोच के नहीं बैठा सकते हैं। और उससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। और इस बार का तो और बेहतर बनाया गया है कि क्वेश्चन बाहर ही ना जाए। और दूसरी चीज सुने ध्यान से, दूसरा क्या चीज है कि जो ओपन टेस्ट है, क्या है? ओपन टेस्ट। तो ओपन टेस्ट के लिए भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है। बट चूंकि रोल नंबर, सीट अलॉटमेंट, इस सब के लिए हम लोग को भी टाइम चाहिए, तो जितना जल्दी कल ही कर लेंगे, आज या कल तक में कंप्लीट कर लीजिएगा उसे, क्योंकि आप लोग का फिर कॉलेज में जाके रोल नंबर चिपकाना पड़ता है, फिर कहां सेंटर जाएगा, किस बच्चे का कहां जाएगा। ठीक है, चलिए अब जय हिंद, जय हिंद।